हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोगों ने पेपर फर्स्ट के लिए यूनिट वाइज पढ़ा था, उसके बाद में हम लोगों ने पेपर फर्स्ट के PYQ किए थे। आपका जो कल पेपर हुआ है 17 को, यानी कि 17 मई का आपका जो पेपर हुआ है, वो पेपर आपका PYQ जो मैंने कराए थे, पूरी की पूरी क्लास जो थी, वो पेपर में आपके डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन रखे हुए मिले थे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास पढ़ेंगे। ये आपका पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड आपका क्या है, तो शैक्षिक अनुसंधान में सांख्यिकी अनुप्रयोग यानी कि स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इन एजुकेशनल रिसर्च। तो इस पेपर की यूनिट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही यूनिट फर्स्ट पढ़ने के बाद में हम लोग सेकंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ भी पढ़ेंगे और फिफ्थ भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग इसका PYQ जरूर करेंगे, क्योंकि PYQ से ही आपके कल के जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो PYQ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए हो। तो हम वाली क्लास भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सारी यूनिट पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूनिट से भी हमें एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक करके हम सारी यूनिट पढ़ते जाएंगे, उसके बाद में PYQ करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इस तरह से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, उक्त कथन निम्न में से किसका है। तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाउले ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है। तो सांख्यिकी की जो प्रकृति है वो विज्ञान और कला दोनों हैं। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसे संख्यात्मक समंकों के संग्रहण, प्रस्तुति, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉक्सन और काउडेड ने ये परिभाषा दी थी। सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इस पर लगा लीजिएगा। सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं वो कौन कहे जाते हैं, तो ये फ्राइड अकिनबाल, इनको सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक का जन्मदाता कहा जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इम्पोर्टेंट मैं लगाती जाऊँ वो क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम कल हुआ है मैंने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाए थे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और साथ ही वो पूरी ही वीडियो आपके एग्ज़ाम में डिक्टो वही क्वेश्चन थे। आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आप जानते होंगे कि क्वेश्चन सेम टू सेम आपके वही पूछे गए थे। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1749 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान द्वारा सांख्यिकी विज्ञान की आधुनिक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिगमैन। सांख्यिकी के आंकड़े उद्देश्य को पूर्ण करते हैं जब वे नीति निर्धारण में सहायक होते हैं। सांख्यिकी एक उपयोगी शाखा है, ये गणित की एक उपयोगी शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांख्यिकी का क्या कार्य नहीं है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समूहों का अध्ययन करना सांख्यिकी का कार्य नहीं है। सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरने के लाभ क्या हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समंकों की संग्रहण से पहले आवश्यक क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य निश्चित करना। समंकों के विश्लेषण के बाद सांख्यिकी अनुसंधान का अंतिम चरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी निर्वचन। व्यवहारिक उपयोग प्रक्रिया के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार बताए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। सरल गुण वाली सारणी में समंकों के कितने गुणों को प्रस्तुत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1। ओजाइव वक्र में कौन सा माध्य आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य का मध्य। प्रमाण त्रुटि किसका माप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता की माप है। द्वितीयक समंक कौन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशित आंकड़े। संगणना विधि क्या है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां समग्र के सभी इकाई एक रूप ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्य की गणना ग्राफ के द्वारा नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इसका चयन कीजिए जो विषम हो। तो विषम इसमें से कौन सा है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षट्भुज। प्राथमिक समंकों के संग्रहण की एक उपयुक्त रीति का चुनाव निर्भर करता है, ये
उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। द्वितीयक समंकों का प्रयोग करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोग किया जाए तो सावधानीपूर्वक समीक्षा के उपरांत करना चाहिए। निम्नलिखित में से द्वितीयक समंकों का स्रोत कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक। वर्गीकरण सारणियन का चरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम चरण है। निम्नलिखित में से किस आधार पर कालानुक्रमित वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण किया जाता है? करेक्ट आंसर है समय के आधार पर। समंकों को किस प्रकार दिखाया जा सकता है? समंकों को किस प्रकार दिखाया जा सकता है? तो उपरोक्त तीनों विधियों के आधार पर दिखाया जा सकता है। वर्ग चित्र और वृत्त चित्र होते हैं, तो इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 विस्तार वाले चित्र। समग्र के जितने पद जिस वर्ग में आते हैं वह उस वर्ग की क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वर्ग आवृत्ति। प्रत्येक वर्गांतर की 2 सीमाएं होती हैं, निचली सीमा और ऊपरी सीमा। सांख्यिकी में निचली सीमा को प्रकट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी सीमा एल और निचली सीमा एल के अंतर को क्या कहते हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग विस्तार। आवृत्ति वितरण की रचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक तत्व 2 हैं। वर्गांतरों की संख्या के संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है, वह निर्भर करता है ऑप्शन नंबर बी, समंकों की प्रकृति पर। वर्गों की संख्या ज्ञात करने के पश्चात निश्चित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, वर्गांतरों का विस्तार। कभी कभी प्रथम वर्गांतर की निचली सीमा तथा अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी होती है, इस प्रकार के वर्गों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुला वर्ग। सारणियन संकलित समंकों जो किसी भी रूप में संकलित किए गए हों और सांख्यिकी द्वारा प्राप्त अंतिम तर्कयुक्त परिणामों के बीच की क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये प्रोफेसर बाउले ने दी है। वर्गीकृत समंकों को सुव्यवस्थित एवं आकर्षक विधि से प्रस्तुत करने के ढंग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारणियन। जब समंकों की किसी एक विशेषता अथवा गुण के आधार पर सारणी बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सरल सारणी। जब समंकों की 2 विशेषताओं के आधार पर सारणी बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुण सारणी। तो इन दोनों पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये हमसे पूछे जा सकते हैं। जब समंकों के एक से अधिक गुण अथवा विशेषताओं के आधार पर सारणी बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जटिल सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन तथा सारणियन में सामान्य विवेक की प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव प्रमुख शिक्षक है, यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर बाउले का। डेटा को श्रेणियों और उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, तो सारणियन में किया जा सकता है। जिस पद्धति में समान गुण वाले पद एक वर्ग में रखे जाते हैं और इस प्रकार गुणों के आधार पर एक समग्र अनेक वर्गों को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण कहते हैं। जब एकीकृत समंकों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। वर्गों की संख्या ज्ञात करने के पश्चात निश्चित किया जा सकता है, इसको कहा जा सकता है वर्गों का विस्तार। इकाइयों की विभिन्नता में गुणों की एकता प्रदर्शित करता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण। गुणों के आधार पर सांख्यिकी तथ्यों को बांटा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में। यदि वर्गांतरों की ऊपरी सीमा एल और निचली सीमा एल को जोड़कर 2 से भाग दिया जाए तो मध्य बिंदु निकल आता है, जिसे प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे और सेकंड यूनिट पढ़ने के बाद में हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे और फिफ्थ पढ़ेंगे। फिर PYQ सेट करेंगे और PYQ सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए आप तत्पर रहिएगा, क्योंकि वो सेट आपने पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपका फर्स्ट पेपर जैसे पूरा फंस गया था वैसे सेकंड पेपर भी फंसेगा, लेकिन मैं इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आपका सेकंड पेपर भी यहीं से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप PYQ ज़रूर देखिएगा, उससे पहले आप ये यूनिट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।